तो आज 9 जून को हम लोग 5 जून से लेकर के 8 जून तक के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वैसी तमाम कौन कौन सी पिछले 4 दिनों में करंट अफेयर्स की खबरें रही हुई हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली खबर आपको जाननी चाहिए कि OneWeb नाम से एक कंपनी है जिसने अपने 36 उपग्रहों की एक खेप रूस से प्रक्षेपित की है। कौन सी कंपनी है? तो OneWeb। कितने उपग्रह? तो 36। और कहाँ से प्रक्षेपित किए गए हैं? तो रूस से। और इन सारे उपग्रहों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। लियो उपग्रह या लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिनकी पृथ्वी से दूरी 500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक होती है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न, पृथ्वी की आपको रेडियस के मुकाबले ये दूरी काफ़ी कम होती है और इसीलिए ऐसे उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इन्होंने लियो इंटरनेट प्रोग्राम OneWeb ने प्रारंभ किया है और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है 5 to 50 सर्विसेज। इसके तहत 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बिकॉज 50 डिग्री अक्षांश के ऊपर कोई बहुत सारे देश अवस्थित नहीं हैं और इसीलिए ऐसी जगहों पर रिसर्च वगैरह को कंडक्ट करने के लिए बेहतर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और यही रीज़न है कि ऐसी जगहों के लिए 5 to 50 सर्विसेज OneWeb ने लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त जानिए कि नासा अंधेरे में चमकने वाले बेबी स्क्विड्स तथा 5000 टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। इन सूक्ष्म जीवों को भेजने का मतलब ही है, इन छोटे जीवों को भेजने का मतलब ही ये है कि अंतरिक्ष में विभिन्न जीव कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आरंभिक जांच पड़ताल के लिए इनको भेजा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसा कि आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि ये और कुछ नहीं है, एक बड़े आकार का अंतरिक्ष यान है जो काफ़ी लंबी अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ये 1998 से अंतरिक्ष में कार्यरत है। साथ ही ये भी आपको जानना चाहिए कि इसके लिए 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। एक तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके अलावा नासा है अमेरिका की, रोस्कोसमॉस है जो कि रशिया की है। अलग से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो दैट इज योर रोस्कोसमॉस। जापान की जाक्सा है और CSA आपको कनाडा की है। ठीक है, तो इन्हीं 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग के द्वारा जितनी फंडिंग वगैरह है या जितने गैजेट्स वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं या इंस्टॉलेशन की जो भी प्रक्रिया रही हुई है उसमें इन्हीं 5 देशों की संलिप्तता रही हुई है और इन्हीं 5 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आपको बनाया है। फायदे बहुत हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के। पृथ्वी की तरफ गिरते किसी बड़े उल्का पिंड वगैरह के बारे में आपको प्रारंभ में ही जानकारी मिल जाती है और अगर कोई आप टेलीस्कोप वगैरह स्थापित कर रहे हैं तो उससे अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी वगैरह हासिल की जा सकती है। इसके अलावा आगे आने वाले चरणों में इसको लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर भी आपको उपयोग में लाया जाएगा कि बाहर के सुदूर के ग्रहों की जांच पड़ताल के लिए ये एक आपको लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हाल फिलहाल में ओलावृद्धि रोधी बंदूक का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बिकॉज ओला के कारण वहाँ की जो भी स्थानीय फसलें वगैरह हैं उनको काफ़ी हानि पहुँचती है, राइट। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि किस राज्य में ओलावृद्धि रोधी बंदूक का परीक्षण, तो हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको जानना चाहिए कि ओले जो होते हैं इनका निर्माण आपको कपासी वर्षा मेघों के द्वारा होता है। 1 लाइनर फैक्ट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओलों के निर्माण में किस तरीके के मेघों की भूमिका होती है, किस तरीके के बादल चाहिए होते हैं, तो कपासी वर्षा के बादल चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये भी जानिए कि एंटी हेल गन बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए आघात तरंगों अर्थात शॉक वेव्स उत्पन्न करने वाली एक मशीन होती है और इसी के बिहाफ पर ओला वगैरह की मात्रा में कमी की जा सकती है। शिक्षा पात्रता परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टेट, ये भारत में कक्षा 1 से लेकर के 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है।
दैट मीन्स कि फर्स्ट से 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर भारतीय सरकारी स्कूलों में आपको पढ़ाना है तो ये परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना आप वहाँ पे अपॉइंटेड नहीं हो सकते हैं। हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व प्रभाव से 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता जो अवधि है उसको 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। तो टेट जानिए क्या होता है कि कक्षा 1 से 8 के लिए टीचर्स के तौर पर अगर आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है तो ये स्कूल आपको पास करना होगा। और पूर्व प्रभाव से कहने का मतलब कि 2012, 13, 14 में भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम आपको क्लियर कर रखा हो तो पहले इसकी वैधता अवधि 7 सालों तक मानी जाती थी। हाउएवर एक लैंडमार्क फैसले में क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय ने इस वैधता को आपको 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। और पूर्व प्रभाव से है इसका मतलब कि आगे आने वाले टेट एग्जाम के बारे में ही नहीं बल्कि पूर्व के टेट के बारे में भी ये चीजें आपको एप्लीकेबल होंगी। विश्व बैंक द्वारा हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव जानने हेतु एक शोध अध्ययन किया जा रहा है। इसको जानिए। एग्जाम में आपसे पूछेंगे और आपको लगेगा कि किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराए जा रहे होंगे। हाउएवर ये विश्व बैंक है जो हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव को जानने के लिए शोध अध्ययन करवा रहा होगा। इसका शीर्षक भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन। That is, in English, that is glaciers of the Himalayas, climate change, black carbon and the regional resilience. ब्लैक कार्बन वैसे कार्बन होते हैं, वैसे सूक्ष्म कार्बन के कण होते हैं जो आपको ग्लेशियर्स के ऊपर या उच्च तुंगता वाली जगहों पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और इनकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी के कारण ये ग्लेशियर्स के ऊपर गर्मी बढ़ा देते हैं और ग्लेशियर्स वगैरह बहुत तेज़ी से हमारे पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो वही दे रखा है कि ब्लैक कार्बन के निक्षेप ग्लेशियर के पिघलने की गति को तेज करने के लिए 2 प्रकार से कार्य करते हैं। सतह से होने वाले सौर परावर्तन को कम करके और हवा के तापमान में वृद्धि करके। जो व्हाइट आपको ग्लेशियर्स का कलर होता है, राइट, जो मैक्सिमम कलर को आपका रिफ्लेक्ट कर देता है, जो मैक्सिमम हीट को आपके रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। आपको पता है कि गर्मियों में आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज जो भी आपको रेज, जो भी लाइट के तौर पर आपको हीट मिलती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करने का काम बहुत एक्सीलेंट तरीके से व्हाइट कलर करता है और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि गर्मियों में वाइट कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है और सर्दियों के समय में जब आपको अपना तापमान बढ़ाने की ज़रूरत हो तब आपको काले कलर के या गहरे कलर के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो ब्लैक कार्बन एक तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसके अतिरिक्त अगर इसकी परत पूरी ग्लेशियर्स के सतह के ऊपर बैठ जाए तो ये जो भी आपको हीट ट्रैप होकर के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसमें भी ये कमी कर देता है, दैट इज सतह से होने वाले सौर परावर्तन को कम कर देता है। तो विश्व बैंक ने यह अध्ययन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन दैट इज सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। बुजुर्ग व्यक्तियों एग्जाम में पूछेंगे कि सेज क्या है या सेज पोर्टल किस मिनिस्ट्री की पहल है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। और किन को टारगेट करते हुए, तो बुजुर्गों को टारगेट करते हुए कि उनकी कैसे आप सहायता कर सकते हैं, उनके कैसी देखभाल की जा सकती है और बेटर तरीके से। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये आपको वन स्टॉप केंद्र होगा। वन स्टॉप केंद्र मतलब होता है कि एक जगह पे ही आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं और अगर उस एक पर्टिकुलर जगह तक आप पहुंच गए तो एक क्षेत्र विशेष के बारे में आपको और कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जानिए कि भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक है और ये स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित अपनी श्रेणी का पहला जहाज रहा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में इसे 40 वर्षों की सेवा के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है।
तो INS संध्यायक आपको इसको सेवा मुक्त किया गया है, ये जानिए। और ये आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए जहाज है। ये हमारे पड़ोसी देशों से जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं जिनको नागरिकता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आजकल दीर्घकालीन वीजा शब्द काफ़ी चर्चा में रहता है। तो दीर्घकालीन वीजा जानिए कि किन को उपलब्ध कराया जाता है, ये कब तक वैलिड होता है। जैसे गैर भारतीय मूल के जो विदेशी होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के वीजा उपलब्ध कराए जाते हैं, और उसी में से एक श्रेणी का नाम आपको दीर्घकालीन वीजा है। दीर्घकालीन वीजा धारक व्यक्ति को भारत में लगातार 180 दिनों से अधिक समय तक रहने की अनुमति होती है। तो 180 डेज याद रखिए, राइट। और मुख्यतः रोजगार तथा छात्रों को आपको वीजा को प्रोवाइड करवाया जाता है। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है नाइजीरिया वगैरह से यहाँ पर आ रखे हैं, तो कोई से भी कोर्सेज वगैरह 6, 8, 10, 20 महीने से कम के क्या ही होंगे, अगर ग्रेजुएशन वगैरह भी किन्हीं को करना है तो इसके लिए उनको दीर्घकालीन वीजा उपलब्ध कराया जाता है। और 6 महीने के बाद उनको क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों को रिन्यू कर लेना होता है। इसके अतिरिक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। और किस संदर्भ में जारी किया गया है, तो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में जारी किया गया है। इसका कॉलेज वगैरह से या हायर एजुकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को उच्चतम ग्रेड मिला है, दैट इज A++, राइट। और अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में कि स्कूलों में कितनी आपने अवसंरचना का निर्माण कर रखा है, स्कूल में बेंचेस हैं कि नहीं, राइट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड प्रॉपर हैं कि नहीं, राइट, लाइटिंग की फैसिलिटी है कि नहीं। तो अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं, राइट। जिस तरह से स्वीडन। साथ ही जानिए कि हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसको अक्यूज किया गया है रासायनिक हथियारों के प्रयोग को लेकर के, तो दैट इज सीरिया। और ऐसा अक्यूज करने वाला कौन सा संगठन है, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा है कि सीरिया ने हाल के दिनों में रासायनिक हथियारों का कम से कम 17 बार प्रयोग किया है। ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन परमाणु और प्रसार संधि की शर्तों को लागू करने के लिए बनाया गया, और इसका कार्यान्वयन करने हेतु रासायनिक हथियार अभिशमन 1997 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त एक और पॉजिटिव खबर है, दैट इज भारत की सबसे बड़ी जो विद्युत कंपनी है NTPC, इसने प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ये आपको इनिशिएटिव्स में से आता है, जिसके तहत पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धताओं और प्रयासों को ये आपको इनिशिएटिव मार्क करता है। तो इसके ऊपर खुद से साइन किया है NTPC, दैट मीन्स कि पानी और स्वच्छता को लेकर के ये और बेहतर इनिशिएटिव ले रहा होगा। इसके अतिरिक्त जानिए कि स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस शुरू करने हेतु CBSE ने किस कंपनी के साथ भागीदारी शुरू की है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है। बिकॉज पोस्ट कोविड सिचुएशन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत कंडक्ट कराई गई हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत क्रिएट हुई हैं। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से भारतीय पिछड़े ना रह जाए, इस चीज़ के लिए CBSE ने प्रयास किए हैं, और इस इनिशिएटिव में उनका सहयोग दे रहा होगा दुनिया की सबसे बड़ी MNCs में से एक, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो ये जारी करने वाले कौन से लोग हैं, तो पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य संस्थान के सहयोग से इस सिटीजन चार्टर को तैयार किया गया है। सिटीजन चार्टर हमको आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे एक होता है कि आप सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पर्टिकुलर सेवाओं की हमको उपलब्धता सरकार कराए। हाउएवर हमको आपको पता नहीं होता है कि किसी एक एग्जैक्ट सर्विस को लेकर के
सरकार के किस अंग, किस संगठन से हमको आपको कंसल्ट करना है, कहाँ पे जाना है, किन से मिलना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से सिटीजन चार्टर की अवधारणा निकल करके सामने आई और इसमें संगठन, चाहे वो सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, वो ये जनता को आगे आकर के बताते हैं कि वेरियस सर्विसेज में से इन पर्टिकुलर सर्विसेज के संदर्भ में आप मेरे से मिल सकते हैं, राइट। जैसे शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई आपके इश्यूज वगैरह हैं तो आप सेबी में चले जाइए और सेबी ने अपने चार्टर में क्लियरली बता रखा होगा कि इस सेवा के लिए, इस तरह की धोखाधड़ियों के लिए अगर आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ियाँ हो रखी हैं तो आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं। तो सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ये भी जानिए कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके द्वारा आपको पंचायतों और नगर निगमों की स्थापना की बात की गई है, तो उसमें एग्जैक्ट 29 क्षेत्र, 29 विषय रखे गए हैं पंचायतों के लिए। और इस सिटीजन चार्टर में यही बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र से, जैसे स्वच्छ जल की उपलब्धता अगर पंचायतों को करवानी है तो ये उसके मानक होने चाहिए और इसके लिए ये कार्यविधियां किसी भी आदर्श पंचायत को इस्तेमाल में लानी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में बुनियादी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल की सुपुर्दगी के लिए आपको पंचायतों को ही उत्तरदायी बनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस दैट इज 5 जून को मनाया गया। सबको पता होगा, ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है विश्व पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है इसको। इसके अतिरिक्त जानिए कि विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना कहाँ से उभर करके आई है। तो 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहीं से ऐसी धारणा बनी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आपको पर्यावरण दिवस जैसी अवधारणा इस्तेमाल में लानी चाहिए। इसका आयोजन किया जाता है UNEP के द्वारा, दैट इज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। थीम वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी जानिए। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, तो इस साल की थीम याद रखिए आप, ठीक है, RRR है। इसके अतिरिक्त ये भी जानिए कि हर वर्ष एक देश को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी का जिम्मा सौंपा जाता है और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी का जिम्मा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को है, राइट। तो भैया थोड़ा वो लोग आतंकवाद वगैरह कम कर दें, चीज़ें वैसे ही बेटर हो जाएंगी, पर्यावरण वगैरह वैसे ही स्वच्छ साफ हो जाएगा। बिकॉज वो नैतिक भ्रष्टाचार की तरह से है, एक पर्यावरण प्रदूषण होता है और एक नैतिक प्रदूषण होता है। तो भ्रष्टाचार इज लाइक अ नैतिक प्रदूषण। पाकिस्तान न सिर्फ आपको पर्यावरणीय प्रदूषण पे रोक लगाए बल्कि आपको नैतिक प्रदूषण पे भी रोक लगाए, घुसपैठ और आतंकवाद को कंट्रोल करके। यूनटैब योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा इसको, राइट। बिकॉज इस योजना के तहत क्या किया गया है कि लद्दाख में डिजिटल शिक्षा को आपको पुश दिया जाएगा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत 6ठी से 12वीं क्लास तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यानों और ऑनलाइन कक्षाओं के एप्लीकेशन सहित कुछ 12,000 प्लस टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट यूनटैब योजना कहाँ पे, तो लद्दाख में। नंबर आपसे नहीं पूछेंगे कि कितने टैबलेट्स वितरित किए गए हैं, बस ये जानिए यूनटैब लद्दाख, और इसके तहत आपको स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पन साहेब के बाद उनको तो अपना निजी सलाहकार बना लिया गया है, उसके बाद हरिकृष्ण द्विवेदी जी को बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया है और UPPCS में दे में आस कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। तो हरिकृष्ण द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और ये आपको हरदोई जिले के रहने वाले हैं। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता कहां पर घोषित की गई है, तो ये महाराष्ट्र सरकार का इनिशिएटिव है। बिकॉज सेकेंड वेव जो
कोरोना की थी, इसमें महाराष्ट्र संभवतः सबसे बुरी तरीके से दुष्प्रभावित रहा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता कहाँ पे शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र में। और इस प्रतियोगिता को जीतने वाले गांवों को या पंचायतों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 25 लाख और तीसरे विजेता को 15 लाख मिलेंगे। और इस 50 लाख रुपए को कोई आदमी घर पे नहीं लेकर के जा पाएगा, राइट। इसी 50 लाख रुपए से उस पर्टिकुलर पंचायत में आपको सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, राइट। चीन से रिलेटेड कुछ खबरें जानिए। कोरोना के बाद उन लोगों ने एक और बीमारी दुनिया भर में फैलानी शुरू कर दी है, दैट इज H10N3 स्ट्रेन। ये आपको बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन होता है, एक वैरायटी होती है, राइट। तो इसके मानव संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है, जियांगसू प्रांत में ऐसा मामला सामने आया है। तो चीन जानिए, बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन जानिए, और कहां पर, तो जियांगसू प्रांत। और ऐसा मामला पाया जाने वाला ये पहला देश आपको चीन है। चीन से संबंधित एक और खबर जानिए कि फैंगयून 4B नामक मौसम विज्ञान उपग्रह चीन द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और अगर ये मौसम विज्ञान को डेडिकेटेड होगा तो डैट मीन्स कि अल्पकालीन मौसम संबंधी जानकारियाँ, आपदा चेतनाएं, जलवायु के पूर्वानुमान, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण निगरानी, यही इनके आपको विषय वस्तु होंगी। तो एग्जाम में पूछेंगे फैंगयून 4B आपको किन का मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो चाइना का है। अगर आप लोगों ने नहीं भी ये सुना होगा तो फैंगयून जो नाम है, राइट, ये चाइनीज जापानीज जैसा लग रहा है, राइट। तो इससे भी वी कैन कंक्लूड कि ये आपको चाइना का हो सकता है। खाद्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन दैट इज FAO ने 2021 से 2030 के लिए UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन रिपोर्ट लॉन्च की है और राष्ट्रों से आह्वान किया है कि 1 अरब हेक्टेयर भूमि को बहाल किया जाए। दैट मीन्स कि वहाँ की पारिस्थितिकी को सुधारा जाए। वो जो निम्नीकरण हो रखा है, डिग्रेडेशन हो रखा है पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर आपको ज़मीनों का, तो उनमें पेड़ वगैरह लगाए जाए। उनको बहुत एसिडिक कुछ जगहें हो रखी हैं, कुछ जगहों का मरुस्थलीकरण जारी है, तो इन सारी भूमियों को बहाल करने की ज़रूरत है। तो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट किनकी है, तो UNEP की है और FAO की है। और इसके तहत कितनी जमीन को पुनः बहाल करने का, पुनः कितनी जमीन के उन्नयन का प्रयास किया जाएगा, तो 1 अरब हेक्टेयर। और ये भी जानिए कि इसकी लागत 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। हाउएवर केवल कॉस्टिंग को देख करके नहीं घबराना है, राइट, बिकॉज इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जमीन के उन्नयन पे अगर जो भी $1 हम आप खर्च करेंगे वो लॉन्ग रन में हमको आपको 30 गुना रिवॉर्ड्स देगा। कम से कम $1 जो भी जमीन में हम निवेश करेंगे, राइट, जमीन के उन्नयन में, वहाँ वृक्ष वगैरह लगाएंगे, राइट, वहाँ की स्थानीय पारिस्थितिकी को बढ़ावा देंगे, राइट, विदेशी स्पीसीज को ले आकर के वहाँ पर नहीं इंसर्ट करेंगे, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसको परेशान नहीं करेंगे, तो इस बिहाफ पर वैसा हर $1 हमको आपको लॉन्ग रन में $30 का रिटर्न दे रहा होगा। उसके अतिरिक्त फ्रांस के लेखक हैं डेविड डियोप, ठीक है, DD हैं, ये फ्रांस के हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। और ऐसा करने वाले वो पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। ये इनकी पुस्तक किस पुस्तक के लिए मिला है, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी पुस्तक का नाम है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध है और इसका एक सिपाही है दैट इज अल्फा नादियाए, उनकी कहानी पर यह आधारित है। तो मोस्ट प्रोबेबली अल्फा नदियाए तो नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, बट ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले डेविड डियोप की जो कहानी है ये किस पृष्ठभूमि पर, किस विषय वस्तु पर आधारित है, तो प्रथम विश्व युद्ध के सीन्स को इस बुक में दर्शाया गया है। इनामी राशि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लेखकों के लिए सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है ये। तो इनामी राशि 50,000 पाउंड होती है। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा 2021 में ही। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सतत परिवहन सम्मेलन में हम आप क्या कर रहे होंगे कि जलवायु
परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करवाने का प्रयास करना होगा हमको परिवहन के वेरियस मोड्स को। तो वही दे रखा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना है। जैसे कि दिल्ली वगैरह में इवन ऑड की कहानी चलती है, या पुलिंग ट्रांसपोर्ट की एक ही दिशा में अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो सबको अपने अपने कार्स, अपने व्हीकल से जाने से बेहतर है कि वो सारे के सारे लोग एक कार को ही पुल करें, राइट, और उसी कार्स में सारे के सारे लोग जाएं। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को इस्तेमाल में लाएं, राइट, हर छोटे छोटे कामों के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल को न इस्तेमाल में लाएं। भारतीय आईटी कंपनी, एक लैंडमार्क खबर है ये कि कौन सी आपको आईटी कंपनी ने 3 लाख करोड़ रुपए का आपको बाजार पूंजीकरण एमकैप हासिल किया है, तो ये विप्रो है और ऐसा करने वाली ये तीसरी भारतीय आईटी कंपनी है। इसके पूर्व में आपको टीसीएस दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस ये आंकड़ा पार कर चुकी हैं। तीसरी कंपनी 3 लाख करोड़ विप्रो। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 6 जून को करता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक 6 भाषाओं में से एक आपको रशियन लैंग्वेज भी है और वो 6 लैंग्वेजेज आपको अंग्रेजी है, अरेबिक है, चीनी है, स्पेनिश है, रशियन है और फ्रेंच है, राइट। और रूसी भाषा दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है, तो रशिया के जो सबसे बड़े आपको कवि माने जाते हैं दैट इज अलेक्जेंडर पुश्किन, इनके जन्म दिवस के अवसर पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और इनको आधुनिक रूसी साहित्य का जनक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त जानिए कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। एग्जाम में पूछ रहे होंगे कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किनका इनिशिएटिव है, अमेरिका, कनाडा, चाइना, इंडिया, तो ये इंडिया का आपको इनिशिएटिव है और इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। तो इस मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज भारत। और ये जिस समिट में, किस समिट में लॉन्च किया गया, तो इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, जिसका आयोजन वर्चुअली चिली ने किया था। इसके अतिरिक्त भारत के लिए एक दुखद खबर है कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब का निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे। ये तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये पूछेंगे कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ है हाल फिलहाल में। भारतीय मूल के थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो मॉरिशस के इनको पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। इवन इनको 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण माना जाता है और इन सम्मानों का ऑर्डर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर अंत में पद्म श्री। तो जैसे जैसे नाम छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे सम्मान का दर्जा भी कम होते जाता है। सबसे बड़ा विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री, ठीक है। इन ऑर्डर में जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार ने इन पुरस्कारों के ऑर्डर में चेंजेस लाए थे और जब इंदिरा गांधी जी पुनः सत्ता में आती हैं 1980 में, तो उन्होंने पिछला वाला ऑर्डर ही पुनः बहाल कर दिया था। इसके अतिरिक्त जानिए कि किस राज्य में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये दिल्ली में, और 4 हफ्तों में 45+ वाले लोगों का टीकाकरण संपूर्ण करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। एक्चुअली में सीनियर सिटीजन्स को या 45+ के लोगों को, अधेड़ उम्र के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि वैक्सीन के लिए किस सेंटर पे जाएं, कहाँ जाएं, लोग डरे हुए थे। तो दिल्ली सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी करी हैं कि लास्ट टाइम आप जहां वोट डालने गए थे जिस सेंटर पे, वहीं पे जाकर के आपको आपके निकट के केंद्र पर ही हम आपको वैक्सीन वगैरह भी उपलब्ध करा रहे होंगे। तो जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान दिल्ली, और 4 हफ्तों में 45+ वालों का टीकाकरण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबर, 7 जून को विश्व भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। और ये आपको इसको मनाने की एकमात्र वजह ये होती है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, लोगों को एम्पल खाने को मिले और साथ ही स्वास्थ्यकर खाने को मिले। ऐसा नहीं हो कि वो लोग गार्बेज वगैरह खा रहे हों, न सिर्फ पर्याप्त मात्रा में खाएं बल्कि सही भोजन भी खाएं। इन्हीं सारे इनिशिएटिव्स को लेकर के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार की थीम थी आपको सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। दैट इज, अगर आज आपने सेफ फूड को ईट किया तो कल आपका हेल्दी टुमारो होना सुनिश्चित है। बट वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो थीम भी याद रखिएगा, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। लास्ट करंट अफेयर्स की खबर है, दैट इज नेचर TTL नाम की वेबसाइट है। इसने हाल फिलहाल में नेचर फोटोग्राफी अवार्ड जारी किया है और इस साल के विजेता रहे हैं कनाडा के एक फोटोग्राफर थॉमस विजयन। और थॉमस ने एक ओरंगुटन की तस्वीर ली है, बंदर जैसी प्रजाति है ये, राइट। और इस तस्वीर का नाम दिया है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए एक ओरंगुटन की तस्वीर ली गई है जो नीचे की तरफ देख रहा है। तो उनको नेचर फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है फोटोग्राफर का? तो थॉमस विजयन है। और किस मैगजीन ने ये आपको अवार्ड दिया हुआ, किस वेबसाइट ने ये अवार्ड दिया हुआ है? तो नेचर TTL नाम की वेबसाइट है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है। इसके विकास में संयुक्त राष्ट्र से सहयोग लिया गया है और यह वस्तुतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को आंकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किन्होंने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। किसके सहयोग से जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क क्या है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे 115 संकेतक होते हैं जिनके आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापा जाता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य कितनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, या अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, राइट, या और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के ऊपर, गरीबी हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ऐसे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस सूचकांक के तहत निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। प्रतियोगी जो भी राज्य होते हैं या प्रतियोगी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने 0 से लेकर के 49 तक ओवरऑल स्कोर किया हुआ होता है। प्रदर्शन करने वाले जो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं वो 50 to 64 स्कोर। सबसे आगे चलने वाले दैट इज फ्रंट रनर 65 से लेकर के 99। और लक्ष्य हासिल करने वाला दैट इज अचीवर स्टेट 100। वर्तमान में प्रतियोगी और लक्ष्य हासिल करने वाली श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। कहने का मतलब कि कोई भी राज्य न तो भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और न तो कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल से फिसड्डी है। देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का इस बार सुधार हुआ है और पिछले बार के 60 अंकों से बढ़कर यह 66 हो गया है। केरल शीर्ष रैंक पर है 75 अंकों के साथ। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु है, दोनों ने 74 अंक अर्जित किए हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार, झारखंड और असम हैं। अगर एक किसी का नाम पूछे तो बिहार है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी पीछे से हम लोग ले रहे होंगे तो बिहार सबसे पिछड़ा है, देन झारखंड, देन असम, टॉप पे केरल और लास्ट पे बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप चंडीगढ़ है और इसके बाद आपको दिल्ली है। तो कम से कम केरल, बिहार और चंडीगढ़ याद रखिए। केरल टॉप पर है, बिहार सबसे आखिर में है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है। MVX प्रेस पॉल ये काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है
रसायनों और प्लास्टिक से लदा हुआ एक ये मालवाहक जहाज था। कहाँ का जहाज था? तो सिंगापुर का जहाज था। सिंगापुर में बेसिकली ये रजिस्टर्ड था, तो इसको सिंगापुर का ही मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये हाल फिलहाल में श्रीलंका के आसपास आपको इस जहाज में, इस मालवाहक जहाज में आग लगी और विस्फोट हो गया। इसके कारण एक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई है और श्रीलंका के समुद्री तटों पर कई टन मलबा हटाने का काम जारी है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल भी आपको सहयोग कर रहे हैं। तो MV एक्सप्रेस पॉल क्या है? तो हाल फिलहाल में रसायनों और प्लास्टिक से भरा हुआ एक जहाज था जिसमें विस्फोट हुआ। किस देश के तटों के पास हुआ है? तो श्रीलंका के समुद्र तटों पर हुआ है। और एक्चुअली में ये जहाज कहाँ का था? तो सिंगापुर का था। इसके अतिरिक्त 8वां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन आपको वर्चुअल फॉर्म में आयोजित किया गया। त्रैवार्षिक ये आयोजन है, हर तीसरे साल इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें कृषि, उद्योग, यातायात, मृदा, जल और वायु में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों संबंधी शोधों में पूरी दुनिया भर से वैज्ञानिक भाग लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के रास्ते, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमको, आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना एसेंशियल होता है पौधों की अभिवृद्धि के लिए। तो इन्हीं सारी विषय वस्तुओं को लेकर के नाइट्रोजन सम्मेलन का आयोजन हर तीसरे साल किया जाता है और इस बार ये आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। नासा ने हाल फिलहाल शुक्र ग्रह पर 2 नए मिशन भेजने की घोषणा की है। एक का नाम लियोनार्डो दा विंची के नाम पर डा विंची प्लस है और दूसरे का नाम आपको वेरिटास है। और ये गलन ऑर्बिटर 1990 में शुक्र ग्रह के लिए अमेरिका द्वारा भेजा जाने वाला अंतिम प्रोब था। उसके बाद आपको डा विंची प्लस और वेरिटास कौन भेज रहा है? तो नासा भेज रहा है। और किस ग्रह के लिए भेजा जाएगा? तो किस ग्रह से संबंधित अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा? तो दैट इज योर शुक्र ग्रह। ब्रिजिंग ट्रायल, आजकल पेपर्स में ये शब्द काफ़ी देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रिजिंग ट्रायल स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कृत नैदानिक परीक्षण होते हैं। बेसिकली एक हमारे आपकी सबकी बॉडी की संरचना अलग है और इसमें निर्जातीय आधार पर भी बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि रशियन आदमी के शरीर पर कोई एक दवा काम कर रही है तो उसकी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया भारतीय महाद्वीप के लोगों के ऊपर भी हो रही होगी। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न। ब्रिजिंग ट्रायल मतलब 2 निर्जातीय समूहों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कि एक दवा जो इस पर्टिकुलर ग्रुप पे ऐसा काम करती है वो दूसरे ग्रुप पे कैसा काम कर रही है। इसके अतिरिक्त किसी विदेशी वैक्सीन या दवाई को देश में आम जनता को दिए जाने से पहले स्थानीय लोगों पर इनके प्रभाव संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए ही ब्रिजिंग ट्रायल किए जाते हैं और इससे पता चलता है कि दवा, वैक्सीन से संबंधित एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, ताकि उनका पूर्व में ही उनको जान करके उनका निदान किया जा सके। तो ये था आपको 5 से लेकर के 8 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स और अगला 9 से 12 जून के बीच का जो करंट अफेयर्स है वो हम आप लोगों को 13 तारीख को प्रोवाइड करा रहे होंगे। मीनवाइल 4 दिनों का करंट अफेयर्स को लेकर के एक वीडियो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको देखिए और फिर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए।